हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है और ये धन की बरसात वीडियो वाली अपनी सीरीज़ है जो हम दिवाली के टाइम पर एक वीडियो बनाते हैं, धन की बरसात। तो फिर से दिवाली का अभी मौका है और आज छोटी दिवाली है, टुमारो मेन दिवाली है। तो पहले दिवाली 1 नवंबर की थी, लेकिन जो अपनी इंडियन तिथि है उसके अनुसार ये चेंज हो गई और अब दिवाली कल है। लेकिन क्योंकि पहले दिवाली 1 नवंबर की थी और एनएससी और बीएससी पहले से ही हॉलीडे डिक्लेयर कर चुके थे 1 नवंबर को, तो अभी कल मार्केट ओपन रहेगी और दिवाली का दिन होगा, लेकिन मार्केट ओपन रहेगी। और जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सीजन जो सेशन है जो 1 आवर का होता है, वो 1 नवंबर को होगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब दिवाली के दिन आप पूरे दिन मार्केट को खुला देखोगे एंड आप अपनी पोजीशंस ले भी सकते हो। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और नई यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। तो हम लास्ट 4 ईयर्स से दिवाली की वीडियो बना रहे हैं। 2020 से हमने स्टार्ट किया था। 2020 में हमने एक्विटास होल्डिंग का जिक्र किया था, जो विद इन 1 ईयर 100% गेन दे गया था। फिर नेक्स्ट दिवाली पर हमने मिर्जा इंटरनेशनल की बात की थी, जो उसने भी सेम परफॉर्मेंस दिखाई थी। उसके बाद में हमने बात की थी टू स्टॉक्स की, नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड लक्स इंडस्ट्रीज, जिन्होंने इमीडिएटली अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक ने 100% के आसपास गेन दे दिया और दूसरे ने करीब 70-80% के आसपास का गेन दिया है। और लास्ट दिवाली पर हमने सम्मान कैपिटल, जिसका नाम अभी हो गया है, पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, उसका डिस्कशन किया था। 168 के आसपास तब प्राइस था, लेकिन अभी प्राइस तो उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 45 रुपीज़ के आसपास का वो हमें राइट इश्यू के रूप में एडवांटेज दे चुका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो भी प्रॉफिट में है। 1 ईयर हो गया है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो ये एक लर्निंग भी है। जैसे हम अगर नालवा सन्स की भी बात करें तो नालवा सन्स लास्ट ईयर वाले में हमने डिस्कस किया था, लक्स इंडस्ट्रीज को भी। उसके बाद में स्टॉक प्राइस इमीडिएटली नहीं बढ़े, लेकिन विद इन 2 ईयर्स दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो मार्केट में अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनेंशियल्स एंड इम्प्रूवमेंट इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके बाद में हमें अगर इमीडिएटली अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मीन्स स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स एक्चुअली। तो मार्केट में हम कभी भी ये मानकर नहीं चल सकते कि जैसे ही हमने किसी स्टॉक को परचेज किया, इमीडिएटली उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन हम उसको होल्ड करके तभी तक बैठ पाएँगे, तभी उसको होल्ड कर पाएँगे अगर हमें कन्विक्शन है उस स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग में, कि हमने जिस रीज़न से इस स्टॉक को लिया है, क्या वो रीज़न्स अभी भी सेम हैं? क्या अभी भी ठीक हैं? क्या अभी भी सब कुछ अच्छा ही है बिज़नेस के हिसाब से? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल्स बिजनेस इंप्रूवमेंट और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के बाद में रिएक्ट करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस और फाइनेंशियल्स पहले मींस अभी तक इंप्रूव नहीं हुए होते, फोरकास्ट के बेस पर कि आगे चल के इंप्रूव हो जाएंगे, टेक्निकल पहले ही बिहेव कर लेता है। तो जब पहले ही बिहेव कर लेता है, तब बहुत बार ऐसा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमसे छूट गई, हम भी इस स्टॉक में पैसा लगा सकते थे। लेकिन जब उसके बिजनेस और फाइनेंशियल्स को एनालाइज करें तो इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती, तो वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत बार होगा कि टेक्निकल पहले मीन्स स्टॉक प्राइस पहले ऊपर चला जाएगा टेक्निकल बेसिस पे, और फाइनेंशियल्स और बिजनेस बाद में इंप्रूव होंगे। वहां रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी पोजीशन वही होगी जहां पर बिजनेस इंप्रूव हो चुका हो, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो चुके हो और टेक्निकल ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाई हो। क्योंकि वहां पर जो बेस है, जो फाउंडेशन है किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने की, वो ऑलरेडी तैयार है। अब सिर्फ स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाना है। तो आज भी धन की बरसात की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक को। बंधन बैंक की अगर हम एक बार फाइनेंशियल्स देखें तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले एक बार फाइनेंशियल देखते हैं, और फाइनेंशियल्स में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को जब हम देखें तो करंट की जो रेवेन्यू है, दैट इज क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर है। अगर हम देखते हैं 5500 का अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, और 5500 ही लास्ट क्वार्टर में था, तो बेस्ट एवर रेवेन्यू है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो 1000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर हम नेट एनपी की बात करने लगे तो 1% प्लस है, और अभी तक की सबसे बेस्ट इनका ये नेट एनपी रेशो है। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करने लगे, और अगर हम ईयरली पहुंच जाएं, हम पूरा ही इसको देखें, तो अगर हम एक एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखते हैं 1000 करोड़ 1000 करोड़,
और सेम ही अगर रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, क्योंकि मार्च 2024 में इन्होंने ड्रेस्टिकली अपनी बुक्स को क्लीन किया था। जो ग्रोस एनपीए 7% था उसको कम करके 3.84% कर दिया था, और जो नेट एनपीए 2.21 था उसको रिड्यूस करके हाफ रिड्यूस किया था 1.11, अभी 1.11 के आसपास ही है। तो बुक्स आर क्लीन्ड। अभी ऐसा इमीडिएटली ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आगे चल के फिर से बहुत बड़ा सा ये प्रोविजन बनाएं या राइट ऑफ करें बुक्स को क्लीन करने के लिए। बुक्स ऑलरेडी क्लीन ही हैं, तो वो रिस्क नहीं है कि वापस से बेकार रिजल्ट विवेक भाई आ सकते हैं। देखो, आने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुक्स ऐसा नहीं कहती। बुक्स में ऑलरेडी चीजें क्लीन नजर आती हैं। तो अगर सेम ही नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ का आगे 2 क्वार्टर्स में भी नजर आता है, तो टोटल प्रॉफिट ये पूरे साल का मिलाएं तो 4000 करोड़ बैठता है। एंड 4000 करोड़ के बेस पर इससे पहले 4000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया। अभी भी अगर लास्ट सारे क्वार्टर्स का देखें 2788 करोड़ है, जो हाईएस्ट एवर के पास है। हाईएस्ट एवर कितना था? मार्च 2020 में 3000 करोड़ था। लेकिन अभी मैं 2700 को भी हाईएस्ट एवर इसलिए कहूंगा क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से ये रिजल्ट्स ऐसे आए। अगर यहाँ पर भी 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया होता, जो आने वाले टाइम में आता हुआ नजर आता है, बिकॉज यहाँ पर बुक्स अभी क्लीन है, तो 4000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अभी तक इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया, और जो रेवेन्यू है 20,000 करोड़ की, वो भी हाईएस्ट एवर है। नाउ हाईएस्ट एवर जो फाइनेंशियल्स हैं आज की डेट में, और हाईएस्ट एवर आते हुए फर्दर भी क्यों नजर आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जुलाई में जो चंद्रशेखर घोष कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया कि भैया अब आप कंपनी संभालो, मींस प्रोफेशनल्स के हाथ में दे देते हैं। खुद भी वो प्रोफेशनल थे, लेकिन ओनर भी थे, और मेरे ख्याल से 60 के एज के आसपास थे। सो ही गॉट रिटायर्ड हिमसेल्फ। और अभी पार्था प्रीतम सेन गुप्ता नवंबर 1 से 1 नवंबर से मींस जो पहले दिवाली का मेन दिन था तब से बागडोर संभालेंगे, और आरबीआई ने भी उनको इस बात की मंजूरी दे दी है। तो जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गई है। सेम इसी तरह का सीन हमने उज्जीवन फाइनेंशियल्स में देखा था अब से 2.5 years बैक, जब मैनेजमेंट जो खुद ओनर थे, प्रमोटर्स थे, वो सीईओ और एमडी थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया जब फाइनेंशियल्स बेकार आ रहे थे, रिजल्ट्स बेकार आ रहे थे, एनपीए बेकार थे। और उनके स्टेप डाउन के बाद में बाहर से किसी को लाया गया और उन्होंने बागडोर संभाली। उसके बाद में इमीडिएटली स्टॉक प्राइस 3 times हुआ। तो यहाँ पर भी इमीडिएटली इम्पैक्ट नजर भी आते हैं। मींस अगर हम देखें तो ये बिजनेस भी इंप्रूव हो चुका है, फाइनेंशियल्स बेस्ट एवर हैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पर देखा जाए, और बुक्स की जो क्लीनिंग है उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो बेस्ट एवर रिजल्ट्स एंड वर्स्ट एवर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। तो ये जो दो अलग अलग डायरेक्शंस में चीजें जा रही है ना, कि स्टॉक प्राइस तो लोएस्ट एवर लेवल पर है, बिल्कुल आज तक का जो सबसे बेकार प्राइस था वहां पर ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट एवर जो लेवल था दैट वाज 740। और यहाँ पर अगर हम बात करने लगे रिजल्ट्स की, बिजनेस की, तो बेस्ट एवर है। बिजनेस की बेस्ट एवर कैसे है? बिजनेस की बेस्ट एवर है रेवेन्यू से, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बेस्ट एवर कैसे है? हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। और स्टॉक प्राइस की बात करने के लिए लोएस्ट एवर है। ये चीजें देखो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। जैसा मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है कि स्टॉक प्राइस बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स के बेस पर साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर परफॉर्म करे, ऐसा बहुत कम होता है। वेरी रेयर ऐसा होता है। या तो पहले परफॉर्म कर लेते हैं या बाद में परफॉर्म करते हैं। अगर पहले परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास एनालिसिस के लिए अच्छी चीजें नहीं होती, हम उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते। जैसे हम अगर बात करने लगे हैं अभी, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर स्पाइस जेट कंपनी का। स्पाइस जेट में अभी 3000 करोड़ की फंडिंग आई है। जो उनकी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। जो ग्राउंडेड प्लेन थे वो अब फ्लाई करना शुरू कर लेंगे, उनकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी और उनका नेट प्रॉफिट भी शायद आ जाए। लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाएगी यानी कि बिजनेस अच्छा हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी यानी कि नेट प्रॉफिट भी आ जाएगी। ये आ जाएंगे, अभी नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस उससे पहले ही परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे में परफॉर्म करता है तो ये एक अलग ही सिचुएशन है। उस सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जिनको समझ में आता है वो जा सकते हैं, लेकिन अगर फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और रेवेन्यू अच्छा नहीं हुआ तो अपने ऊपर एक ये होता है कि हमने चीजों को एनालाइज नहीं किया, जरूरत नहीं थी। तो सेम सिनेरियो हमेशा देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक पहले भाग जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक बाद में भागेंगे। तो जहां पर बिजनेस इंप्रूव हो चुका है, फाइनेंशियल इंप्रूव हो चुके हैं, यानी कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो चुकी है, यानी कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों अच्छे जा चुके हैं, लेकिन स्टॉक नहीं चला, तो इसमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि विवेक भाई समथिंग इज फिशी देयर, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप कुछ मिस कर रहे हो एनालिसिस में।
ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा, स्टॉक प्राइसेस बाद में चलेंगे और हमें वही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है जहां बिजनेस अच्छा हो चुका हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी हो, फाइनेंशियल्स की नेट प्रॉफिट अच्छे आ चुके हो और स्टॉक प्राइस नहीं चला। वही तो अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमेशा प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स यू विल ऑलवेज सी लाइक दिस। वही अपॉर्चुनिटी उनको ढूंढना है। यहाँ बंधन बैंक ऐसा ही है। बंधन बैंक को पहले भी वीडियो बनाकर शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी धन की बरसात वीडियो में मुझे यहाँ पर ये स्टॉक का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस के बेस पर 4 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो हाईएस्ट एवर प्राइस था वहां जाना चाहिए। अब जाना क्यों चाहिए? जाना चाहिए का बड़ा सिंपल सा रीजन है। इस स्टॉक के बीच में प्रॉब्लम हुई नेट एनपीए को लेकर, जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ इनकी कभी कम नहीं हुई। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एज ए बिजनेस। अगर हम बात करें जीरो से लेकर 1500 करोड़, 3900, 48, 66, 10,000, 12, 13, 15, 18 एंड 21,000, तो इन्होंने कभी भी बिजनेस वाइज ग्रो करना बंद नहीं किया और वापस से ये परफॉर्मेंस में भी आ गए हैं। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पर देखें तो नजर आने लगा है वापस से। तो ये चीज अपने आप में अच्छी है। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, स्टॉक बिजनेस के हिसाब से बेस्ट एवर है, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट एवर है। स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ पर बार बार बाइंग नजर आ रही है। अभी भी स्टॉक नीचे है। कब तक? मीन्स अगर कोई भी प्लेयर लगातार सेंचुरी बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, कब तक उसको एडवर्टीजमेंट वाली कंपनीज लेने नहीं आएंगी? वो आ जाएंगी। मीन्स ये स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि ये स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर इस बात को रिकमेंडेशन लेकर मत चलना। बोरोइंग अमाउंट कभी मत लगाना। और जो पैसा 3 साल तक स्टॉक मार्केट में लगा सको उसी पैसे को यूज करना। एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। हमें एफ एंड ओ नहीं करना चाहिए। इसके फ्यूचर से लेकर मत बैठ जाना। ये सब मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं यहाँ पर वैल्यू बाइंग की बात कर रहा हूँ। वैल्यू बाइंग में हमेशा ऐसा होता है कि हमने बाय किया, उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद में सारी ही कमी उसने पूरी कर दी। यहां पर भी सेम सिनेरियो हो सकता है। इवन दो दिस स्टॉक हैज कंसोलिडेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि सेम प्राइस पर ये स्टॉक अवेलेबल था मार्च 23 में। अभी आफ्टर 18 मंथ्स ये सेम प्राइस पर है। बार बार यहीं पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेता है और यहीं पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने 2020 में कोविड के टाइम पर ली थी। अब जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बार बार ली है, यहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे बनती हुई नजर आती है। इमीडिएटली मुझे स्टॉक का जो रेसिस्टेंस नजर आता है वो एक्चुअल में ये आता है 348। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पर ये स्टॉक रेसिस्टेंस दिखा चुका है बार बार, और हो सकता है कि यहां पर ये आकर एक बार ये शोल्डर्स बन जाए दोनों, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हेड बन जाए और वापस से यहीं पर 2 शोल्डर बनाकर उसके बाद में निकलें और वापस से यहाँ पर एक टारगेट फिर से फिक्स हो जाए। हमारा अच्छा बड़ा सा टारगेट यहाँ पर फिर से आ सकता है और उसके ऊपर यहाँ पर एक टेक्निकल टारगेट यहाँ पर ये लग जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम यहाँ पर मार्क करें इसको और मार्क करके इसका टेक्निकल टारगेट हमारा इतने के आसपास आता है, तो ये जो लाइन डायरेक्टली ड्रॉ हुई थी, आप इसको मान के चलो कि जब बनिया तराजू में कुछ सामान डालता है, एक तरफ 2 किलो का वजन रखा होता है तो दूसरी तरफ वजन वो डालता भी है ना तो सीधा उतने डलता है। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस से कुछ ऐसा ही है। सीधी लाइन भी वहीं खींचती है। एनीवेज, आप इसको कुछ भी समझें, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पूरा पूरा कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती और उतनी ही प्रैक्टिस हमें करनी भी चाहिए। जब हम किसी काम में इन्वॉल्व हों तो वहां पर अपना तन मन धन तीनों लगा देना चाहिए। यहाँ पर भी मीन्स ओवरऑल दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई कैन फाइंड टुडे। आज की डेट में इससे अच्छा मुझे कुछ नजर नहीं आता। स्टॉक मार्केट में अगर हम अपने पैसे को सिंगल शॉट में डबल, ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको क्वाड्रपल कहते हैं हम लोग, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, बार बार ट्रेड लेने की जरूरत ना हो। विवेक भाई, मल्टी बैगर जिस स्टॉक की हम बात करते हैं तो ये मल्टी बैगर नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगर पैसा लगाने के बाद में स्टॉक प्राइस नीचे जाता है और कुछ गलत होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है और आप इस बात को समझते भी हो। ऐसी बात नहीं है गिने चुने 2, 4, 5 लोगों को छोड़कर। बाकी अगर मैं बात करूं तो अपनी जो ये फैमिली है बड़ी सी 5 लाख पीपल की, वो इस बात को समझती है और आज तक समझते भी आए हैं, तभी साथ में जुड़े भी हुए हैं। मैं कुछ चीज़ों को लेकर बिजी रहा पिछले 3-4 मंथ्स में। उसका
रीज़न भी आपको पता चल जाएगा आफ्टर 3-4 मंथ्स, जब मैं कुछ अच्छी चीज़ अनाउंस करूँगा आप सबके साथ में। अभी अनाउंस नहीं कर सकता, वी आर वर्किंग ऑन बैक एंड। वीडियोज़ हो सकता है थोड़ी-सी कम रहें, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जब भी मेन ज़रूरत हो मैं आपके साथ में कनेक्टेड रहूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ट्विटर पर मैं लगातार कनेक्टेड हूँ आप सबके साथ में, तो जो लोग आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो, वो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर टाइप करना कुछ भी और इमीडिएटली आप सबके साथ में शेयर करना बहुत आसान होता है। मेरा हैंडल है, ट्विटर पर जाकर आप सर्च करोगे @द विवेक सिंघल, THEVIVEKSINGHAL, द विवेक सिंघल। वहाँ आप मुझे फॉलो करोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, आप x.com पर जाओगे और पता नहीं इंटरनेट अभी चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, इट इज़ ठीक है, थैंक यू इंटरनेट जी, आप चल गए। और यहाँ पर आप देख सकते हो द विवेक सिंघल। किसी जो फ्रॉडस्टर्स हैं वहाँ जाकर कनेक्ट नहीं करना। हम ट्विटर पर 1,51,000 के आसपास की फैमिली हैं, तो यहाँ पर फॉलोअर्स देखकर भी आप पहचान सकते हो और द विवेक सिंघल देखकर भी पहचान सकते हो। यहाँ पर ब्लू टिक से भी पहचान सकते हो। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर सीधा सीधा द विवेक सिंघल एंड 1,51,000 फॉलोअर्स, जो अपनी फैमिली का साइज़ है ट्विटर पर। तो यहाँ पर आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली शुभ हो, आपको तन मन धन में वृद्धि हो, आप लगातार सफल होते रहें, परिवार आपका खुशहाल रहे, और परिवार आपको प्यार करता रहे, आप परिवार को प्यार करते रहें, तरक्की करते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, माता सरस्वती आपके साथ हों, माता काली आपकी रक्षा करें। वैष्णो देवी जब आप जाते हैं तो वहाँ तीनों के दर्शन एक साथ होते हैं, इसीलिए वैष्णो देवी जाकर आप जो कुछ भी मांगते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते। और मैं भी जब भी जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता, अक्सर जाता रहता हूँ। हर बार फ़ोटो शेयर नहीं करता, वो एक अलग बात है, क्योंकि कई बार ऐसा भी लग सकता है विवेक भाई आप कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो शेयर करते हो, कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिया करो। स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए सिखाया भी हुआ है, डिस्कशन भी होता रहता है और उसके लिए अलग से एक सर्विसेज भी हैं। उसके बारे में आप सबको पता है। एनीवेज़ वो बात नहीं करते हैं यहाँ पर। आप सबकी दिवाली शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, ये मनोकामना है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलेंगे एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।